हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है एक नई PSU की तरफ से, NIC की तरफ से आपके लिए नया रिक्रूटमेंट है। टोटल 598 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है आपका, टोटल ओवरऑल एंड तक आप कैसे पहुंचोगे सिलेक्शन प्रोसीजर तक। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइमली वहां पर मिलती रहे। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से पॉइंट बाई पॉइंट कि क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखो दोस्त, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, NIC की तरफ से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की तरफ के आपकी वैकेंसीज हैं। कौन कौन इसमें एलिजिबल है, पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो यार, अगर आपने BE BTech, ME MTech या फिर MSc MCA इसमें से कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल होने वाले हो। BE BTech में पर्टिकुलर ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, और मैं आपको अभी पूरा दिखाई दूंगा। ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है। ये मैं आपको स्टार्टर में इसलिए बता देता हूँ जिससे कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। और रिमेनिंग मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है, तो केवल EC, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन भी शायद एलिजिबल है, और कंप्यूटर साइंस और उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और बाकी बचा कुछ मैं आपको पूरा PDF के जरिए बताता हूँ, तो PDF में देख लो अभी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अप्लाई 4 मार्च से होने वाला आपका, तो 4 मार्च को अप्लाई करना। ठीक है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम पड़ा हुआ है वहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप जल्दी से जाके फॉर्म भर सको। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट है दोस्त, विदाउट गेट होने वाला है। कुछ भी गेट का लेना देना नहीं है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन इसके रिटन टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, बेहतरीन वैकेंसीज है, 598 है। साइंटिस्ट B की पोजीशन है, इंजीनियर B की पोजीशन है, साइंटिफिक रिसर्च की वैकेंसीज है, और टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। इतनी सारी वैकेंसीज है। चलो मैं PDF में आपको दिखाई देता हूँ पूरा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये है आपका पूरा वैकेंसीज का डिटेल कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसीज कितनी है आपकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। यहाँ देखो, साइंटिस्ट B की पोजीशन आपकी टोटल 71 है, जिसमें आप देख सकते हो 30 UR है, SC की 10 है, ST की 5 है, OBC की 19 है, EWS की 7 है। ऐसे ही फिर साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर की देखोगे तो 196 इनकी वैकेंसीज हैं। लेवल 7 आपको ग्रेड पे होने वाला है, ग्रुप B की जॉब है। ठीक है, फिर साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट A देखोगे तो 331 इसकी वैकेंसीज हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था, अब मैं वो भी आपको दिखाई देता हूँ। इसमें साइंटिस्ट B की पोजीशन जो है सबसे पहले नंबर पर जो दे रखा था आपको, उसमें बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी किस किस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स B लेवल, एसोसिएट यानी कि AMIE जो बोलते हैं, तो वो उसमें होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन साइंस में हो, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि MTech हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस किस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग में, सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस किसी में से अगर इनमें से एक में भी अगर आपकी BE BTech है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरे नंबर पे आप आओगे तो यहाँ पे लिख रखा है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर B और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें अगर MCA BE BTech किसी भी एक कॉम्बिनेशन में जो ऊपर दे रखे हैं उसमें से आप एलिजिबल हो जाओगे, जैसे यहाँ नीचे दे रखे हैं, तो ये सब कुछ आप एलिजिबल हो जाओगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट की बात करूँ तो 30 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए आपको 35 साल देखने को मिल जाएगी, और जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको 33 साल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट के बारे में हो जाता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म 4 मार्च से स्टार्ट होंगे और 4 अप्रैल तक चलने वाले हैं, तो 4 अप्रैल से पहले जरूर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, वो भी दिखा देता हूँ। पहले हाँ, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, अगर आप OBC जनरल EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप SC ST और वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। मेक श्योर
हर पोस्ट के लिए आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपने 2 पोस्ट के लिए भरा है तो आपको, जैसे 2 पोस्ट का मतलब हो गया साइंटिफिक असिस्टेंट की भी भर दी आपने, और जो साइंटिस्ट बी की पोजीशन है उसके लिए भी भर दी। जैसे 3 तरीके की अलग अलग पोस्ट हैं, तो उनमें से किसी एक से ज़्यादा के लिए भरोगे तो 800 रुपये अलग अलग आपको पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया रिटन टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है। 120 MCQ आएंगे आपके, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और जो MCQ जो पेपर होगा वो आपका रिटन टेस्ट में होगा, ऑनलाइन CBT बेस्ड होगा, जिसमें 65% टेक्निकल होगा, 35% आपका जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड पोर्शन। और जो इसका सिलेबस है इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको जनरल EWS से तो 50% लाने पड़ेंगे, OBC में हो तो 40% लाने पड़ेंगे, SC ST कैटेगरी में हो तो 30% लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये कौन सी पोस्ट के लिए था आपका? ये था आपका साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए। और भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और जो आपका देखो इंटरव्यू और कंडक्ट कराएंगे ये कुछ पोस्ट्स पे, जैसे जो ग्रेड A पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू और होगा, लेकिन जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उन पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपका एग्जाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है, और एक बार पढ़ भी लेना। अप्लाई कैसे करना है मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है आप इंजीनियर हो, ठीक है। तो इतना सब कुछ बता दिया मैंने। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे से आप पूछ लेना। और रिटन टेस्ट का जो आपका सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में नहीं, इन्होंने बहुत सारे सेंटर मेंशन कर रखे हैं, तो वो आप एक बार देख लेना भरने से पहले, तो आपको वहीं पे आपका सेंटर पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। देखो ये दे रखे हैं आपको 29 सेंटर है एंटायर इंडिया फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और देखो सिलेबस की बात करूँ तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है नीचे। ऑलमोस्ट सारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है आपका। जेनरिक ए में जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जो 35% आपका वेटेज होगा, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ होने वाला है। फिर टेक्निकल में कंप्यूटर साइंस का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, डिजिटल लॉजिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब देख लेना। कोआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मेंशन कर रखी है। एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन भी, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंप्यूटर डिजाइन, ये सब कुछ दे रखा है, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखो कहीं भी डाउट आ रहा हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं RTI डालूंगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे। गेट का कोई लेना देना नहीं है, और इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भर सकते हैं, तो आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।